प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के इस 12वें वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस से हम देख रहे थे कि कैसे आप रूसी भाषा में अपना परिचय दे सकते हैं। एक वीडियो में हमने देखा है कैसे आप सामने वाले से पूछ सकते हैं उसका नाम क्या है और अपना नाम बता सकते हैं। हमने ये भी देखा कैसे आप अपना प्रोफेशन किसी को बता सकते हैं और रूसी भाषा के जेंडर के बारे में हमने बात की। और पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा है कैसे आप सामने वाले को बता सकते हैं कि भाई मैं भारत से हूँ या मैं भारतीय हूँ, मैं भारत से आया हूँ और मैं भारतीय हूँ। इस वीडियो के अंदर हम सबसे जो ज़रूरी चीज़ है रूसी भाषा की उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। रूसी भाषा को दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में से एक माना जाता है और उसके 3 लोग रीज़न देते हैं। सबसे पहला बोलते हैं कि भाई इसके जो अक्षर हैं बहुत मुश्किल है पढ़ना। दूसरा जो बोलते हैं कि भाई इसके जेंडर है समझना मुश्किल है और तीसरा होता है केसेस या कारक। तो भाई हमने देख लिया अब तक 1 से 7 वीडियो में कि भाई जो रूसी भाषा के जो अक्षर हैं बहुत आसान है हिंदी समझना। आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने अपना नाम भी लिख लिया। हमने देखा जेंडर जो होते हैं रूसी भाषा के वो भी कुछ अलग नहीं, क्योंकि हिंदी और रूसी भाषा में जो जेंडर है 3 होते हैं दोनों में, तो ये कुछ नई बात नहीं है आपके लिए। और जो रूसी भाषा के जो कारक होते हैं और हिंदी भाषा के जो कारक होते हैं हिंदी संस्कृत, वो भी बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उन कारक का अध्ययन करेंगे और ये वीडियो आप देख सकते हैं और बार बार देखिए, आपको समझना ज़रूरी है। कि मैंने जब स्कूल में कारक पढ़े थे तो मैंने उनको रट लिया था, एग्ज़ाम पास कर, लेकिन मेरे समझ नहीं आए थे। आपसे समझिए और देखिए कैसे होता है और फिर उसको हम भविष्य में इस्तेमाल करेंगे उन कारक को। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो समझिए आपके लिए रूसी भाषा बिल्कुल आसान हो जाएगी आज की बात। तो चलिए चलते हैं। अगर आपने हिंदी भाषा पढ़ी है स्कूल में तो ये आपको पता होगा ये क्या है ना। ये 8 तरह के कारक होते हैं और हर कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी की रारेरी, अधिकरण में पेपर और संबोधन हेबो अरे। ठीक है। तो ये हर हिंदी में जब हम बोलते हैं कुछ सेंटेंसेस तो विभक्ति चिन्ह के हिसाब से हम पहचानते हैं कि वो जो कर्ता है या कुछ क्या हो रहा है। अब इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप खुद पढ़ सकते हैं इसको। मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैं खाता हूँ, ठीक है? तो जो पहला तो यहाँ पे जनरली जो पहला शब्द होता है वो होता है कर्ता, है ना? क्योंकि जो क्रिया हो रही है खाने की वो कर कौन रहा है? वो है कर्ता, तो वो होता है कर्ता कारक। मतलब जो भी इंसान जो भी एक्टिविटी कर रहा होता है ना? एक्टिविटी क्रिया, खाना जो है एक्टिविटी हो रही है वो कौन कर रहा है? मैं, तो मैं हो गया कर्ता कारक। ठीक है। अब अगर मैं इसमें जोड़ दूँ कि मैं खाना खाता हूँ, ऑब्वियस सी बात है खाना ही खाएँगे हम। तो यहाँ पे एक नई चीज़ जुड़ गई, है ना? कर्म कारक हो जाएगा, किसको खाता हूँ मैं, है ना? खाने को खाता हूँ मैं, है ना? तो यहाँ पे को लिखा हुआ नहीं है पर खाने को खाता हूँ। तो मैं खाता हूँ, मैं जो है करने वाला इंसान और क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ और उसका फल किसे पड़ रहा है? खाने पे, किसको? खाने पे। तो ये यहाँ पे कर्म कारक हो सकता है। इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, मतलब कर्ता जो होता है सब्जेक्ट होता है अंग्रेजी भाषा में और कर्म जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो ऐसे ही करंट से के द्वारा के साथ जो कार्य चिन्ह होता है, मैं चम्मच से खाना खाता हूँ। अगर ये सेंटेंस हो गया, मैं चेंज करते हैं इसको, मैं चम्मच से खाना खाता हूँ। ठीक है। अब जो करण कारक होता है वो क्या होता है कि भाई जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो किसकी सहायता से कंप्लीट हो रही है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं पेन से लिखता हूँ, ठीक है? तो मैं है जो कुछ कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? वो क्रिया होगी, किससे? पेन से। पेन की सहायता से मेरा लिखावट काम कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे कर्म कारक है ही नहीं, मैं पेन से लिखता हूँ, ठीक है? तो लिखना होगी क्रिया, एक्टिविटी, और मैं जो कर रहा है वो कर्ता, और किससे? किसकी सहायता से मैं कर रहा हूँ? तो वो पेन से। तो पेन से जो हो गया वो हो गया करण कारक। यहाँ पे पेन से जो है से आ गया,
तो से हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। संप्रदान का मतलब होता है देना, मतलब कि जो वाक्य उसके अंदर किसी शब्द से दिख रहा है कि भाई किसी को कुछ दिया जा रहा हो या किसी के लिए कुछ किया जा रहा हो, ठीक है, तो उस शब्द को जो है संप्रदान कारक वो संप्रदान कारक होता है, ऐसा डेफिनेशन वाइज होता है। मतलब किसके लिए ना, है ना, किसके लिए आप काम कर रहे हो, है ना, तो इस तरह से होता है किसके लिए हो रहा है। और इसका उदाहरण हो सकता है कि लड़के ने लड़की के लिए फूल तोड़ा, ठीक है, या लड़के ने लड़की के लिए गाना गाया, ठीक है, तो किसके लिए, लड़की के लिए। वो जो पूरी सेंटेंस है उसमें फायदा किसको होगा, लड़की को, नहीं, सेंटेंस बताने के लिए लड़के ने लड़की के लिए गाना गाया। तो वो यहाँ पे जो कर कौन रहा है, लड़का, और जो वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, वो क्रिया होगी, गा रहा है वो क्रिया, और क्या गा रहा है, गाना, और किसके लिए, लड़की के लिए। तो लड़की जो होगी वो संप्रदान हो जाए, कारक हो जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन है, माफ़ कीजिए मेरी हिंदी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है। और अपादान से अलग होने के अर्थ में मतलब कि जैसे कि आप कोई इंसान घोड़े से गिर गया, ठीक है, अलग हो रहा है, मतलब घोड़े पे था, घोड़े से गिर गया, कहाँ से, किससे गिर गया, घोड़े से, तो अलग हो रहा है ना। और जैसे कि हमने कुछ दिन पहले देखा था एक सेंटेंस अतकुदावी, ठीक है, अतकुदावी का मतलब होता है आप कहाँ से आए हैं, तो आप जो है देश से अलग हो रहे हैं एक तरह से, मतलब आए हैं, अगर विजुअलाइज किया है तो आप अलग हो रहे हैं। तो वो एक अपादान कारक बन सकता है रूसी भाषा में, अपादान मतलब अलग होने के अर्थ में। अब जो संबंध कारक होता है, ये होता है कि भाई मेरा ना, किसी चीज़ का अधिकार, किसी से रिलेशनशिप, किसी से संबंध, यानी कि मेरा घर, मेरी कार, मेरा वाइट बोर्ड, या उसके पिताजी मतलब संबंध जो है। तो इस तरह से जो है ये संबंध बताता है, और मेरे ख्याल से आसान ही है समझना। अधिग्रहण जो होता है वो जनरली लोकेशन की बात करता है, स्पेसिफिक प्लेस, किसी जगह का, यानी कि भंवरा जो है फूलों पर मंडरा रहा है, टीवी जो है टीवी कमरे में रखा हुआ है, तो किसके ऊपर, फूलों के ऊपर, है ना। और टीवी कहाँ रखा हुआ है, घर के अंदर ना, कमरे में रखा हुआ। तो इस तरह से कहाँ वाला जो जनरली जो होता है वो अधिकरण कारक होता है। तो ये जो है संबोधन जो है वो तो भाई मेरे हिसाब से आपको पता होगा भी, अरे भाई, तो इस तरह संबोधन कारक होता है। अब इसका रूसी भाषा से क्या लिंक है ये जानते हैं। तो रूसी भाषा के अंदर जो है 6 कारक होते हैं, 6 केसेस, है ना, बिल्कुल मोर और लेस सिमिलर होते हैं। रूसी भाषा में जो है संबोधन कारक नहीं होता है, ठीक है, और जो जो कर्ता कारक होता है उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। मैं इसको लिख देता हूँ, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, ठीक है। और कर्म कारक जो होता है उसको अक्यूजेटिव, और करंट कारक होता है वो इंस्ट्रूमेंटल। मतलब मैं आपको अंग्रेजी नाम दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रूसी नाम मुझे मालूम नहीं है कारकों के। इंस्ट्रूमेंटल केस, संप्रदान होता है डेटिव केस, ठीक है, रूसी भाषा का। और जो अपादान और संबंध कारक, जो हिंदी भाषा के अपादान और संबंध कारक होते हैं वो रूसी भाषा में एक कारक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि रूसी भाषा में 6 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं है, और अपादान और संबंध कारक जो होंगे वो जाएंगे गेनेटिव केस, गेनेटिव केस। और जो अधिकरण होता है वो होता है प्रपोजिशनल केस, ठीक है, जगह के बारे में। ठीक है, जगह के बारे में प्रपोजिशनल केस ये हो गया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, आपको हर के शब्द के हिसाब से रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। नहीं भाई, इतना मुश्किल नहीं है। ये हिंदी भाषा में इतने सारे विभक्ति चिन्ह हैं। लेकिन अब हम चलेंगे संस्कृत पे और देखेंगे कि भाई कैसे जो है संस्कृत में जो हर विभक्ति, हर जो कारक होता है उसके हिसाब से जो एंडिंग बदलती है शब्द की, वैसे ही रूसी भाषा में एंडिंग चेंज होती है। लेकिन संस्कृत में वो चेंजिंग ज़्यादा जटिल है, रूसी भाषा में आसान है। तो आइए देखते हैं, अब हम संस्कृत की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगर आपने संस्कृत भाषा पढ़ी है तो ये पता होगा आपको क्या है, ये राम के रूप हैं 8 विभक्ति में। और संस्कृत भाषा में एक वचन, दो वचन और बहुवचन होते हैं। अच्छी बात है कि रूसी भाषा में दो वचन नहीं होता है, सिर्फ एक वचन बहुवचन होते हैं। अब इसका पर्पस क्या है यहाँ पे, देखिए आपने थोड़ी देर पहले देखा कि हिंदी भाषा के जो कारक होते हैं, शब्दों के अंदर जो बोले जाते हैं, वो जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उससे आप पहचान सकते हैं,
या कुछ नॉर्मल सवाल पूछ के भाई कौन गिरा, ठीक है, किसको फ़ायदा हुआ, या फिर कहाँ से आए, किस तरह से, किससे अलग हो रहे हो, कर्म जिस तरह से बता रहे, कर्म कारक कौन है। तो इस तरह के सवाल जवाब से आप जो है हिंदी भाषा के अंदर पहचान सकते हैं कि कर्ता कारक कहाँ है, करण कारक कहाँ है, और संबंध कारक कहाँ है, अधिकरण कहाँ है। अधिकरण मतलब किसी के ऊपर या कुछ, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब अगर आपको हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना होता है, कुछ अनुवाद करना होता है, और आपके जो वाक्य में अगर आपके वाक्य में अधिकरण कारक है, अधिकरण मतलब सातवां, तो आप जो है इस शब्द का ये जो 3 आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर संप्रदान कारक है आपके वाक्य में, हिंदी के वाक्य में, तो आप संस्कृत में अनुवाद करने के लिए चतुर्थी पंक्ति का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, हमने हिंदी से बात की, संस्कृत में क्यों आए। कहने का मतलब ये है कि संस्कृत में आप जो कारक पहचानते कैसे हैं, आप पहचानते हैं जो एंडिंग होती है, ठीक है। अब देखिए जो कर्ता कारक है, वहाँ पे जो शब्द है उसकी एंडिंग अलग है, ठीक है। ऐसे अगर कर्म कारक होगा तो यहाँ एंडिंग अलग है, इसकी एंडिंग अलग है, इसकी एंडिंग अलग है, इससे अलग है, ठीक है। मजे की बात है कि रूसी भाषा में जो 6 ही कारक है, संस्कृत में 8 और हिंदी में भी 8 कारक यहाँ पे है। तो आपको जब संस्कृत में लिखना होता है तो आप राम ने या राम को या राम के द्वारा नहीं लिखेंगे। राम के द्वारा अगर होगा तो होगा रामेन, ठीक है, वो जो शब्द होगा। तो आपको जब संस्कृत में ये लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो करण कारक है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम ही रूसी भाषा के अंदर होता है। जो शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, जो भी जो एक्टिविटी होती है, जो कर रहा होता है, तो उसके जो एंड में जो एंडिंग आती है, ठीक है, जो एंड में जो एंडिंग आती है, उससे आप पता लग सकते हैं कौन सा कारक है, या फिर आपको जो बोलने में जो कारक का इस्तेमाल हो रहा होता है, वो कैसे होता है। वो हिंदी की तरह नहीं होता, उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आते हैं। जैसे हिंदी के अंदर विभक्ति चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को कहा, तो जो ने है, को है, राम के द्वारा रावण का वध हुआ, ठीक है, या मैं पेंसिल से लिखता हूँ, मतलब जो मेरा है पेंसिल की सहायता से लिखता हूँ। तो संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, और जो भक्ति होती है जिस तरह से, उस तरह से वो समझाता है। रूसी में ऐसा समझाता है जो एंडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत और हिंदी का जो कॉम्बिनेशन है वो रूसी भाषा के बराबर हो गया, क्योंकि रूसी में जो 6 कारक होते हैं। और हम भविष्य में देखेंगे कि कैसे आप वो चेंज कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कितना आसान है। जो एंडिंग होती है आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है, अगर आपको कारक चीज समझ आ गई है तो, ठीक है। तो तो आप जो है हिंदी में कारक अपने से पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से आसान है। कोई भी ग्रामर बुक है या गूगल सर्च कर लीजिए, कंप्यूटर की सहायता से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। डिफिकल्ट नहीं है हिंदी में कारक समझना, हमारी मातृभाषा है। और संस्कृत के कारक पढ़ने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे चेंज होता है। और जो रूसी भाषा के कारक हैं आएंगे जब हम सवाल जवाब करेंगे भविष्य में, तब उनका रोल आएगा, और वो भी आप थोड़े प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं। ये वीडियो थोड़ा सा जटिल हो गया होगा, मुश्किल हो गया होगा, लेकिन लॉजिकल है, ठीक है। संस्कृत और हिंदी एक लॉजिकल भाषा है, रूसी भी एक लॉजिकल भाषा है, और दोनों के बीच में ये सिमिलैरिटीज होती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कारक क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होता है। बस आपको हर चीज़ याद नहीं रखनी है, बस समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, कि जो सेंटेंस है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, बस इतना सही है। तो इस लंबे वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।